क्या मध्य पूर्व एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे ग्रह को आग के दलदल में धकेल सकती है? क्या ये तमाम सवाल है जो सभी के जहन में है? क्या ये सिर्फ एक जो धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं, एक कार्रवाई है, या फिर एक बड़े वैश्विक टकराव की भयानक आहट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहते जहाजों की आवाजाही पर रोक लगी है। क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल सा सवाल है सभी के जहन में, या फिर पूरी अर्थव्यवस्था पर रुकावट आएगी? आज अपने इस खास शो में हम यही सवाल जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तान्या त्यागी, आप देख रहे हैं वॉर रूम। जान लेते हैं इशिका और भावना से, आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप समझौते की बात करते हैं कि अब हाल ही में उन्हें समझौता करना चाहिए और इजराइल पर रोक लगाते हैं, अब वही ईरान पर मिसाइलें क्यों दाग रहे हैं? क्या कुछ लगता है इशिका और भावना? देखिए, अब तक ये बात चल रही थी कि युद्ध कभी भी हो सकता है, ये युद्ध नहीं है, मतलब डायरेक्ट वे में कुछ नहीं कहा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, पहले ईरान ने हमला किया, उसके बाद यूएस जिस तरीके से जवाब दे रहा है, और फिर अब कहीं ना कहीं अब ईरान भी जिस तरीके से एक्टिव है और उसने बहरीन और कुवैत पर दोबारा से हमला कर दिया है, और यूएस पे डायरेक्ट हमला नहीं करा लेकिन यूएस बेसिस पे हमला कर रहा है वो, तो कहीं ना कहीं अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, अब भयंकर युद्ध की शुरुआत हो गई है। क्योंकि ईरान ने अभी हाल ही में जो है यूएस की जो जहाज है उनको गुजरने से भी मना कर दिया है, और ये बोल दिया है कि ईरान पर जो है, ईरान हॉर्मुज जो है वो ईरान का है, उस पर ईरान का हक है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप द्वारा ये बोला गया कि हमला जो है आपने जो किया है उसका नुकसान आपको बेहद भुगतना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए सीज फायर की अब जो बातें चल रही थी दोनों देशों के बीच में, कहीं ना कहीं अब वो लाइन मिट चुकी है और अब सीधे हमले की बात आ चुकी है और भयंकर जो है युद्ध की बात आ चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं वो समय आ चुका है जब एक भयंकर युद्ध छिड़ सकता है, और इसके अंदर कौन कौन देश शामिल हो सकता है ये देखना बहुत अहम बात हो जाती है। बिल्कुल भावना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो ईरान ने साफ बोल दिया है कि अब अगर आप एक भी हमला करेंगे, क्योंकि आप जो है सीजफायर की बात तो कर रहे हैं, अमेरिका को ये बोलते हुए ईरान ने कहा है कि आप सीजफायर की बात तो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो है सीजफायर खुद तोड़ रहे हैं, सारी चीजें आप खुद कर रहे हैं, और अगर अब ईरान पर आपने हमला करने की कोशिश की तो फिर इसका जो अंजाम होगा वो बहुत भयंकर होगा। ईरान की तरफ से और ईरान के जो मसूद पेजेशकियान है उनकी तरफ से ये बाकायदा कहा गया है कि अमेरिका जो है वो जो लोगों के लिए जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे भंडारों पर अमेरिका ने हमला किया है जो लोगों को काफी ज्यादा जो है नुकसान पहुंचा सकती है। आम जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका का हमला किया गया। पानी के जो जगह थी वहां पर भी हमला किया गया। तो ईरान ने साफ कहा कि आप जो है, जो हमला कर रहे हैं, जो अमेरिका हमला कर रहा है वो हमसे डायरेक्ट नहीं भिड़ रहा है, मतलब आईआरजीसी से डायरेक्ट नहीं भिड़ रहा है, वो वहां पर हमला कर रहा है जिससे ईरान की जनता को जो है वो तकलीफ है। और अगर देखा जाए तो अपाचे को लेकर अभी कितनी ज्यादा चीजें जो है वो हुई है लगातार। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, सेंटकॉम ने जो बड़ी बड़ी बातें कहती कि हमने तो तकनीक का इस्तेमाल किया, एआई का इस्तेमाल किया, हमने तो अपने 2 पायलट्स जो है उन्हें बाहर निकाल लिया। लेकिन अगर अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो उस पर अमेरिका की तरफ से ज्यादा चीजें नहीं कही गई है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपाचे का गिरना अमेरिका की बौखलाहट को दिखाता है। लगातार अमेरिका ने जो है ईरान पर जो है बम दागे, उसके बाद सेंटकॉम आकर ये कहता है कि अब जो है हमने कार्रवाई रोक दी है, 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद हमने ये ऑपरेशन रोक दिया है और अब हम सफल रहे हैं। वही ईरान ने जो है जॉर्डन, कुवैत और बहरीन पर जो है हमला किया, और हमले के बाद ईरान ने साफ ये चीजें बोली कि अगर आपने हमले करने की जरूरत की, अमेरिका को कहा कि अगर आपने हमले करने की जरूरत की तो फिर अभी तो इन यूएस बेसिस पर हमने हमला किया, लेकिन बाद में जो अंजाम होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो यानी अब ये देखिए, ये ईरान है, ठीक है, यहाँ पर आपका ये बहरीन है, उसके बाद ये आपका कुवैत है, और कुवैत के अली अल सलीम एएफबी जो एयरबेस है, ये यूएस का एयरबेस है, और इस पर जो है वो हमला यहाँ पर किया गया है। तो इस पर हमला किया गया, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि वो जो 3 जो बेसिस बताए जा रहे हैं यूएस के, कुवैत की बात करें तो अली अल सलीम एयरबेस जो अभी मैंने आपको दिखाया वहां पर हमला हुआ। उसके अलावा अहमद अल जबीर एयरबेस पर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया। बात करें अगर बहरीन की तो शेख ईसा एयरबेस पर हमला, जो कि एक मेजर हब है, यूएस 5th फ्लीट का एक मेजर हब है बहरीन का ये शेख ईसा एयरबेस। जॉर्डन की बात करें तो यहाँ पर भी एक कमांड सेंटर पर जो है वो जो अजराक के पास है वहां पर हमला किया गया। यानी
कुवैत और बहरीन के जो ये एयर बेसेस हैं यूएस के, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि यहाँ पे सुरक्षा इतनी टाइट होती है, काफी ज्यादा टाइट होती है। लेकिन उसके बाद भी ईरान की तरफ से यहाँ पर हमला किया गया, साफ तौर पर कह दिया गया है कि अमेरिका जो है वो बातें कर रहा है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप 3-4 दिन पहले ये चीजें बोल रहे थे कि हमने सीज फायर कर लिया है, अब हम उस चरण में हैं कि अब जो है वो चीजें खत्म हो जाएंगी, डील हो गई है, शांति जो है वो पूरी दुनिया में आने वाली है। लेकिन अब एकदम से ये चीजें हो रही है, ये तो कुछ और ही इशारा कर रही है। ऐसा तो लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप फिर से वो झूठी राजनीति खेल रहे हैं। बिल्कुल इशिका भावना, यहाँ पर एक सवाल ये भी अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो ईरान ने अमेरिका के कुछ फाइटर जेट मार गिराए थे, जिसके बाद से अमेरिकी सेना के दावे और स्टेटमेंट सामने आए थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब पूरे दावे सिरे से खारिज कर दिए थे। अब अगर देखा जाए जो अपाचे मार गिराए हैं और उनको यानी कि पायलट को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्यों जारी है जब ईरान ने अमेरिका के अपाचे मार ही नहीं गिराए हैं, ऐसा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो दावे करते हैं, तो फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों चलाया जा रहा है? देखिए, जहां तक आपने फाइटर जेट्स और अब अपाचे की बात करी, तो कहीं ना कहीं अब ट्रंप जो है अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनकी इज्जत है वो मिट्टी में ना मिल जाए और कहीं वो सुपर पावर का जो दबदबा है वो कम ना हो जाए, उनकी जो पर्सनैलिटी है या फिर उनकी इंसल्ट ना हो जाए और देशों के आगे। तो इस वजह से वो ये पॉइंट उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि नहीं, हमारा जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो हुआ है क्षतिग्रस्त, लेकिन हमने वहां के दो पायलट्स हैं उनको बचा लिया है। और पिछली बार भी उन्होंने यही बोला था कि ठीक है हमला हुआ है लेकिन हमने बचा लिया है, बचाव का कार्यक्रम हो गया है, हम इतने पावरफुल हैं कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। और अगर बात रही अपाचे हेलीकॉप्टर की, तो कहीं ना कहीं शिका जो ईरान है वो मना कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आपका अपाचे हेलीकॉप्टर हमने नहीं गिराया है, हमने सिरे से खारिज कर दिया है। वहां के विदेश मंत्रालय से ये कहा गया है, अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हमने नहीं गिराया आपका, वो ईरान की धरती पर जरूर वो क्रैश हुआ है, उसके क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन उसका नुकसान हमने नहीं किया है। हो सकता है कि कोई परेशानी आ गई हो उसमें, जैसे कि आम प्लेन्स में आ जाती है, हो सकता है कि उस तरीके की कोई परेशानी आ गई हो, कुछ टेक्निकी इशू हो गया हो, तो इस वजह से आपका अपाचे खराब हो सकता है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमने उस पर छेड़खानी नहीं किया। लेकिन ट्रंप साहब है ना, उन्होंने बस सुना कि ठीक है ईरान की धरती पर हुआ है, मतलब ईरान ने किया है तो अब हम भी बदला लेंगे। तो ईरान पर जिस तरीके से यूएस ने हमला किया तो वो बेहद दर्दनाक था, क्योंकि भुगता आम जनता ने है। बिल्कुल भावना, इशिका यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अगर देखा जाए तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रोक रहे थे कि वो हमला ना करे, तो अब खुद से वो क्यों कर रहे हैं अटैक, जब वो खुद कह रहे हैं? और जबकि अगर देखा जाए तो इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं था, यानी कि नेतन्याहू ने खुद से मना कर दिया था कि वो पीछे नहीं हटेंगे, तो अब डोनाल्ड ट्रंप खुद क्यों वो काम कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की साख पर बात आ गई है ना, कहते हैं, हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, तो ये कहावत डोनाल्ड ट्रंप पर इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठती है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो ये अपाचे को लेकर सारी चीजें हो रही है, अपाचे कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है, ये यूएस आर्मी का एक बहुत जाना पहचाना नाम है। ये जो अपाचे 64 हेलीकॉप्टर है, ये बहुत जाना पहचाना नाम है, दुनिया भर में कई देश जो इस अपाचे हेलीकॉप्टर को जानते हैं। ऐसे भी ये कहा जाना कि अपाचे हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग के दौरान, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो पेट्रोलिंग कर रहा था, उस दौरान जब वो गिरा तो उसके जो दोनों पायलट थे वो जो समंदर के पानी में जो है वो डूबते नजर आए, जो रिपोर्ट्स कह रही है। उसके अलावा उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जब नाक पर बात आई कि ठीक है अपाचे को गिरा दिया, सारी चीजें कर दी, ईरान मानने को तैयार नहीं है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। जब बात उनकी उस पर आ जाती है ना, इज्जत पर कह ले, नाक पर आ जाती है, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पहले इजराइल को मना कर रहे थे और अब खुद ही जो है वो हमले कर दिए। तो ईरान भी दूध का धुला तो है नहीं, ईरान ने भी जाकर यूएस बेसिस पर हमला कर दिया, क्योंकि सीधा डायरेक्ट यूएस में जा नहीं सकता, इसलिए ईरान ने एक बहुत ही अच्छा तोड़ निकाला है कि वो यूएस बेसिस को पूरी तरीके से तबाह कर रहा है। क्योंकि ईरान ये बखूबी जानता है कि ये जितने भी देश हैं कि अगर इन पर ईरान हमला करेगा तो ये देश जाकर अमेरिका को कुछ ना कुछ तो कहेंगे कि कुछ तो करो। लेकिन इशिका, इसके अंदर एक सवाल जो है मेरे दिलो जहन में गूंज रहा है, और वो ये है कि अगर देखिए हमला अगर वो कर ही रहा है तो ईरान जो है वो डायरेक्ट अमेरिका पर हमला क्यों नहीं कर रहा, उसके बेसिस पर ही क्यों निशाना बना रहा है? क्या अभी इतनी पावर्स जो है वो नहीं आई है ईरान के पास?
भावना, सबसे पहली बात तो यहाँ पर बात करें अगर अमेरिका और ईरान की, तो अमेरिका और ईरान की दूरी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, इस तरीके की मिसाइल्स अभी तक जो है ईरान के पास नहीं है, लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है कि वो सीधा जाके ईरान से वो मिसाइल दागे और अमेरिका में गिरे, तो इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें ईरान के पास नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि ईरान कुछ ऐसी मिसाइलें जरूर बना रहा था, ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जाता है कि ईरान कुछ ऐसी मिसाइलें बना रहा था जिसकी भनक नेतन्याहू को लग गई थी और उन्होंने सीधा अमेरिका से जाकर बात की और उसके बाद इनसिक्योरिटी जो वो बढ़ी। क्योंकि आप खुद देखिए ना, अगर ईरान से कोई मिसाइलें सीधे अमेरिका तक अगर दागी जा रही है, हालांकि इतनी लंबी दूरी की मिसाइल ईरान के पास नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा रोड़ा कह ले वो ईरान के लिए बन रहा है। क्योंकि अगर उसके पास ऐसी मिसाइलें होती ना, तो वो सीधा अमेरिका में दागता, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अमेरिकी बेसिस को, इन देशों में जो जितने भी अमेरिकी बेसिस है उनको निशाना बना रहा है। क्योंकि ईरान ये बखूबी जानता है कि अगर वो इन देशों पर ताबड़तोड़ एक हफ्ते भी हमला कर देता है तो इन देशों की अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा नीचे चली जाएगी। बात कर ले, इससे ट्रंप को बुरा लगेगा, क्योंकि ट्रंप जो मेजर सिक्योरिटी पार्टनर अमेरिका एंड खाड़ी देशों का, और दूसरी चीज ये है कि यूएस के बेसिस है, यहाँ पर यूएस आर्मी जो है वो तैनात है। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा। ईरान कह रहा है कि अब किसी भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम नहीं गुजरने देंगे, सील कर दिया है। लेकिन अमेरिका का क्या कहना है कि सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक सवाल आ गया है, जिसमें कि ईरान ने कहा है कि नाकाबंदी लगा दी गई है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, लेकिन वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, वहां पर ऐसी कोई नाकाबंदी नहीं लगी है, जहाज मतलब की आवाजाही मतलब हो रही है। तो ऐसा क्यों? मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें नजर आ रही है। ईरान अपने स्टेटमेंट दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को कह लो, उन्होंने ये ठान ली है कि सारे बयान सिरे से झूठे मतलब झुटलाने हैं या फिर सिरे से खारिज करने। दोनों एक दूसरे के बयानों को सिरे से खारिज कर रहा है। ईरान कुछ कह रहा है तो अमेरिका कह रहा है नहीं ये तो झूठ बोल रहा है। अमेरिका कुछ कह रहा है तो ईरान की तरफ से 2 मिनट नहीं लगते फिर बयान आ जाता है कि नहीं ठीक है, अमेरिका तो झूठ बोल रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इस वक्त, ये कह लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो चीजें हो रही हैं उसको ठीक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन चीजें बिगड़ती जा रही हैं। अभी कुछ समय पहले तक ये लग रहा था कि सारी चीजें जो हैं वो ठीक हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब खुद ये ट्वीट करके बात कहते हैं कि हम तेहरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, बातचीत आखिरी दौर में है, अब जो है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। तो जब एक अमेरिका के राष्ट्रपति इस चीज को बोलता है तो दुनिया यकीन करती है, क्योंकि अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है और कुछ चीजों को लेकर कहा जाता है। दुनिया यकीन करती है, लेकिन अब दुनिया ने यकीन करना छोड़ दिया, क्योंकि इतने खोखले दावे और इतनी झूठी बातें, इतने झूठे ट्वीट्स और इतने झूठे वादे, तो कहां से यकीन हो। तो कहीं ना कहीं अब दुनिया ने भी यकीन करना छोड़ दिया है, क्योंकि ट्रंप बस बोल देते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि उनकी उस बात में, उनके उस बयानों में कितनी सच्चाई है। और बात रही हॉर्मुज के सील होने की, तो हाँ, ईरान ने अभी हाल ही में इन हमलों के बाद, जिस तरीके से अमेरिका ने उस पर हमला किया है, तो उन हमलों के बाद ईरान ने जो है उसको सीज कर दिया है, एकदम सील कर दिया है। और उसने ये बोल दिया है कि अब एक भी जहाज, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, अभी एक भी जहाज नहीं दौड़ेगा, क्योंकि ये हॉर्मुज का जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, उसने साफ साफ बोल दिया है, उसने बोल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ईरान का है। क्योंकि जिस तरीके से हमले हुए, केशवम द्वीप पर हमला हुआ, बंदर अब्बास पर हमला हुआ, और जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, लगातार निशाना बनाया जा रहा है, देखिए बंदर अब्बास को निशाना बनाया जा रहा है, केशवम द्वीप को निशाना बनाया जा रहा है, और यही समझा जा रहा है ना कि ये ईरान का एरिया, अगर ये ईरान का एरिया है तो ईरान बोल रहा है ठीक है, हम यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही ब्लॉक कर देते हैं, हम किसी का आवन जावन नहीं रहेगा। पहले देखिए बात चल रही थी कि माइंस बिछा दी हैं, दोनों देशों ने माइंस बिछा दी हैं, अपनी अपनी दोनों देशों के माइंस बिछे हुए हैं, तो इस चक्कर में कोई भी देश, कोई भी आवाजाही नहीं हो रही थी। लेकिन ईरान ये कह रहा था कि आप हमारे से परमिशन लीजिए और आप अपने जहाज जो है उनका आवन जावन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है मना कर दिया गया। अब इस हमले के बाद, लेटेस्ट हमले के बाद, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर पर जिस तरीके से हमला हुआ उसको ईरान ने खारिज कर दिया, लेकिन उसके बाद इशिका ये बोल दिया गया कि अब ईरान ने ये बोल दिया साफ साफ कि अब जो हॉर्मुज है वो हमारा है और आप यहाँ से गुजर नहीं सकते, क्योंकि अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठे हैं।
बिल्कुल भावना अपनी बात बिल्कुल सही बोली, क्योंकि ईरान जो है ना वो स्टार्टिंग से ही हॉर्मुज पर अपना हक जता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है हॉर्मुज, किसी एक देश का नियंत्रण वहां पर नहीं हो सकता, लेकिन ईरान ने जो हॉर्मुज के पास छोटे छोटे द्वीप है उन पर भी कब्जा कर लिया है। 7 से 8 द्वीपों पर ईरान ने जो है वो कब्जा कर लिया। हालांकि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट लगा रखी है वहां पर, लेकिन इस चीज का कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान तो अब खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे रहा है कि अब किसी भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकलने दिया जाएगा। जितने भी कमर्शियल जहाज आएंगे और जो भी अमेरिका की जो है साइड है, जो भी देश, उनको अब नहीं निकलने दिया जाएगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो अमेरिका की साइड वाले देशों की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि बाकी देशों को भी ना निकलने दे। इसमें सवाल यही उठता है ना कि अगर ये एरिया ईरान का नहीं है तो ये फिर अमेरिका का कैसे है? अमेरिका क्यों सुपर पावर होने की इतनी धूस जमा रहा है और इतने तरीके के हक जता रहा है और ऐसे से वादे कर रहा है कि ठीक है हम हॉर्मुज खोल देंगे। हम क्यों खोल देंगे? अगर दोनों देशों की सहमति नहीं है तो हॉर्मुज एक बहुत अहम जल मार्ग है जहां से लगभग 20% दुनिया का तेल गुजरता है। अगर वो इतना अहम है तो पूरे देशों की, मेरे को लगता है कि अगर हॉर्मुज किसी का नहीं है तो सभी देशों की सहमति होनी चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल भावना और ऋषिका, लेकिन यहाँ पर ईरान अमेरिका की नजरें तो हर किसी की मतलब बनी हुई है अगर देखा जाए। लेकिन अभी हाल ही में ताइवान और चाइना को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल ताइवान ने चाइना को अपनी ताकत दिखाई है, जिसने पानी में रॉकेट दागे। तो क्या उससे ड्रैगन की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है या फिर ड्रैगन भी कुछ आगे चलकर कदम उठाएगा? बिल्कुल हो सकता है तान्या, क्योंकि ये कोई आम चीज नहीं है। ये जो HIRMARS जो रॉकेट दागा गया है ये कोई आम नहीं है, ये काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इसके अलावा आपको बता दें ये अमेरिका के द्वारा दिया गया है, ताइवान का ये अपना नहीं है, ये अमेरिका ने उसको दिया है। और ये ताइवान जल डमरू मध्य में जो है वो दागा गया है। ये जो अभ्यास किया गया है ये ताइवान जल डमरू मध्य में किया गया है। और इससे चाइना, जो जैसा कि तान्या ने सवाल पूछा कि चाइना जो है इससे परेशान होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये अमेरिकी तकनीक है। ताइवान की अपनी तकनीक होती तो एक बार को चाइना सोचता कि चलिए ठीक है जो है, लेकिन अगर अमेरिका यहाँ पर इन्वॉल्व है, क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिकी जो आर्मी है उसका बड़ा बेड़ा जो है वो ताइवान में तैनात है, जो ताइवान की सुरक्षा करता है। तो ऐसे में इनका आना, और क्योंकि अमेरिकी तकनीक है तो चाइना पहले से ही अमेरिका को लेकर बयान जारी करता रहता है हमेशा। चाइना और अमेरिका के क्या रिश्ते रहे हैं ये आपने देखे होंगे। अभी हाल ही की बात करें तो चाइना और अमेरिका दोस्ती दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन ये दोस्ती सिर्फ नाम की दोस्ती है, फायदे की दोस्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही चाइना जाकर जिनपिंग को महान नेता बता रहे हो, कह रहे हो कि चाइना जो है वो भी सुपर पावर है और हम तो मिलकर ये करेंगे, लेकिन ये दोस्ती वो वाली दोस्ती नहीं है, ये स्वार्थ की दोस्ती है। तो ऐसे में ये जो रॉकेट ताइवान की तरफ से ये जो अभ्यास किया गया है, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ताइवान जल डमरू मध्य में इस तरीके का अभ्यास किया गया है, जो सीधे सीधे ताइवान जो है वो सीधे सीधे चाइना को दिखाना चाह रहा है कि हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अगर आप आओगे तो हम डरेंगे नहीं, हम अपनी सुरक्षा साफ साफ कर सकते हैं। तो ये ताइवान की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है। बात करें अगर चाइना की, तो चाइना तो शुरू से कहता है कि ताइवान जो है वो लाल रेखा है और उसको किसी ने पार करने की कोशिश की तो वो नहीं, उसको हम बख्शेंगे। ये जिनपिंग जो है वो साफ कहते अक्सर नजर आते हैं। बिल्कुल ऋषिका, लेकिन भावना यहाँ पर एक सवाल ये भी, अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। तब तक चाइना और ताइवान के बीच में चीजें बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, ऐसा कोई उतार चढ़ाव या तनाव नहीं नजर आ रहा था। लेकिन अब जैसे ही उन दोनों की मुलाकात हो गई तो क्या ऐसी बातचीत हुई है जिसके बाद से ताइवान चाइना पर भड़क उठा और उसने पहली बार पानी में रॉकेट दागे? मतलब ऐसा क्या सिनेरियो मतलब क्रिएट हुआ है जिसके बाद से ताइवान भड़क उठा है? देखिए, कहीं कभी भी तान्या, मेरे को नहीं लगता कि कभी भी चाइना ताइवान की बात जो थी कभी नॉर्मल रही है। लेकिन हाँ ये था कि युद्ध नहीं हो रहा था खुल्लम खुल्ला जैसे कि ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है, इस तरीके का युद्ध नहीं था। दोनों की वार्निंग्स चलती थी और जवाब चलते थे, बयानबाजी चलती थी, गुटबाजी चलती थी। लेकिन अब जो है सीधे ताइवान और चाइना का भी तनाव कहीं ना कहीं उभरता नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके की हरकत करी है वो बिल्कुल कहेंगे कि अलग ही तरीके की हरकत थी। ट्रंप जिस तरीके से चाइना की धरती पर कदम रखते हैं, बीजिंग पर कदम रखते हैं और ये बोलते हैं कि हम ईरान के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, चाइना बोलता है कि ठीक है हम ताइवान के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, लेकिन दोनों देशों ने बात करी और अपनी अपनी रेड लाइन खींच दी और ये बोल दिया कि आप जो है, ट्रंप ने जो बोल दिया कि ईरान को, चाइना को, माफ कीजिएगा, ट्रंप ने चाइना को बोल दिया कि आप ईरान को हथियार नहीं देंगे। दूसरी तरफ चाइना ने भी ये बोल दिया, जिनपिंग ने भी ये बोल दिया कि ठीक है आप जो है उसको सपोर्ट नहीं
नहीं करेंगे, ताइवान को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरे को लगता है कि अमेरिका ईरान तनाव के बीच ना एक कह सकते हैं कि जिनपिंग एक इक्का अपना रहा था कि अगर मैं हमला करता हूं, जिस तरीके से उसने ताइवान उस पे हमला दागा, ताइवान स्टेट ऑफ ताइवान पर हमला किया और ये बताया, उसने हमला किया और ये बताया कि ठीक है, आपने मतलब अमेरिका बीच में नहीं आया है तो ठीक है, आप ये रेड लाइन उसने मेंटेन करी है। अगर वो, लेकिन अगर इस बीच हमले के बीच में अगर वो कर देता हमला तो कहीं ना कहीं एक और युद्ध छिड़ सकता था, ये दोस्ती दोबारा से दुश्मनी में तब्दील हो सकती थी और युद्ध छिड़ सकता था अमेरिका और चाइना के बीच में। बिल्कुल भावना, इशिका यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि भी देखा जाए तो तमाम देश एक दूसरे के देश में कूद रहे हैं, मतलब बीच में, मतलब कहीं ना कहीं उनकी भूमिका नजर आ रही है। लेकिन बात करें रशिया की, वो शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कहीं भी ना तो उनका स्टेटमेंट सामने आ रहा है, ना उनका कोई, मगर अगर देखा जाए ना वो कहीं मुलाकात के लिए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या उस मीटिंग में हुआ है कि पुतिन ना रशिया यूक्रेन को लेकर कोई खबरें सामने आ रही, आखिर चल क्या रहा है? देखिए तान्या, रशिया के जो ये राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। इनको अगर कुछ कहना होगा तो सीधे तौर पर आकर सामने अपनी बात रख देंगे। हालांकि जिनपिंग से मिलके आने के बाद पुतिन के बयान सामने आए थे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। पुतिन ने साफ कहा था कि अगर किसी को दिक्कत है तो हमसे आके बातचीत कर ले। लेकिन जेलेंस्की की वो चिट्ठी, जिसके बारे में अक्सर हम आपको बताते रहते हैं, हमने आपको पिछले कुछ दिनों में आपको बताया इस चिट्ठी के बारे में, तो उस चिट्ठी के बाद जो है पुतिन कहीं ना कहीं भड़क गए हैं, जिसके बाद रशिया यूक्रेन का जो ये तनाव है वो कहीं ना कहीं जो है, अब आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले 4 सालों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनको लेकर आज तक समझ नहीं पाया कोई कि हो क्या रहा है। तो 4 साल में जो चीजें हुई और आने वाले सालों में क्या होगी, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस तनाव को रोकने के लिए ना सिर्फ यूरोप जो है वो मशक्कत कर रहा है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस भी जो है वो लगातार जो है चीजें कर रहा है। वो कह रहा है कि रोक दो, 4 साल हो गए, सबसे ज्यादा नुकसान ही जनता को हो रहा है। लेकिन इशिका यहाँ पर चलेगी सिर्फ पुतिन की, क्योंकि पुतिन ट्रंप नहीं है। ये मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि पुतिन ट्रंप नहीं है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके, इजराइल के इन्फ्लुएंस में आके जिस तरीके से उन्होंने, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, लेकिन पुतिन ट्रंप नहीं है, वो जब चाहेंगे तभी रोकेंगे। बिल्कुल भावना और ऋषिका, लेकिन यहाँ पर ना एक अटपटा सा सवाल सभी के जहन में है कि रशिया यूक्रेन वॉर थम नहीं रहा था जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए थे, कभी जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे, कभी पुतिन से कर रहे थे। क्या वो जो चिंगारी ईरान अमेरिका युद्ध में लगी है वो वहीं से लगी है, उन मुलाकात से लगी है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें रशिया यूक्रेन वॉर का भी मतलब अगर देखा जाए तो हाथ रहा है, जिस हिसाब से ईरान अमेरिका में आग मतलब सुलगी है? नहीं है तान्या, रशिया यूक्रेन बहुत अलग हो जाता है इससे, ईरान अमेरिका से बहुत अलग है रशिया यूक्रेन देखा जाए तो। बात रशिया यूक्रेन नहीं, वहां के जो लीडर्स है, यानी कि मैं पुतिन और जेलेंस्की की बात कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल, ये देखिए वो अलग है, वो युद्ध अपने आप में अलग है। यूरोप में जो ये युद्ध चल रहा है वो अलग है, क्योंकि उनके मुद्दे अलग है। यहाँ पर जो ये सारी चीजें चल रही हैं ये अभी से नहीं चल रही हैं, ये बहुत पहले से चल रही है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम हो या फिर कुछ और हो, रशिया यूक्रेन में क्या है, 2 देश हैं। ईरान अमेरिका में खाड़ी के देश भी है और साथ ही साथ इजराइल भी है, यानी युद्ध तो ईरान और इजराइल का था, अमेरिका तो पीछे से आया अपनी दोस्त की मदद करने, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, जो यूरोप में जो ये आग भड़क रही है, वो ईरान अमेरिका और मिडिल ईस्ट से इसके तार जो है वो इतने ज्यादा जुड़ते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि अमेरिका जो है वो यहाँ सीधे तौर पर इन्वॉल्व होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स उतार रहा है, उसके बाद अपने युद्धपोत उतारा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन हुआ, यूएसएस गेराल्ड फोर्ट हुआ, ये सारे युद्धपोत जो है अमेरिका ने उतार दिए। तो यहाँ पर अमेरिका सीधे इन्वॉल्व है ईरान के साथ। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वहां पे वो 2 देश हैं। हाँ, वो अलग बात है कि पर्दे के पीछे से कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, ये चीजें भी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो ये युद्ध इतना ज्यादा घातक है, और आगे जाके अगर ये अभी नहीं रुका तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इतनी सारी चीजें फंस जाएंगी कि दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी। और चलिए अर्थव्यवस्था को भी साइड रखिए एक बारी को, तेल और गैस की संकट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। आम नागरिक क्या करेगा? अगर तेल और गैस का संकट बढ़ा तो आम नागरिक क्या करेगा? महंगाई दर बढ़ेगी, सारी चीजें बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था अपने आप जो है इससे चीजें यहाँ पे बैपल मंडेप की भी
बात हो जाए तो वहां पर भी तनाव अपने चरम पर है। अगर ये दोनों जो है स्ट्रेट जो है बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संकट जो है वो गहराने वाला है। यहाँ पर ईरान अमेरिका के बीच की बात नहीं रहेगी, ना या फिर इजराइल की बात आएगी, यहाँ पर आ जाएगी पूरे देशों की बात, पूरे वर्ल्ड की बात, क्योंकि भारत भी इसमें एक मतलब एक अहम भूमिका की तरह उभर कर आएगा, क्योंकि भारत भी चाहता है जिस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से इशिका ट्रंप जो चाह रहे हैं अब भारत के साथ दोस्ती करना। मैं आपको हाल ही में बताती हूँ कि ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है एक तरफ, लेकिन ट्रंप अब कहीं ना कहीं दोबारा से दोस्ती करना चाह रहे हैं भारत से। उन्होंने हाल ही में अभी जो हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं उनके 12 साल पूरे होने पर बधाई दी और उन्होंने बोला कि एक वो बहुत अच्छे नेता हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी कि वो G7 में जो है मोदी से मुलाकात करेंगे, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और उनसे ईरान अमेरिका के मुद्दों पर जो है बातचीत करेंगे। लेकिन इशिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी वो मुद्दे क्या होंगे जो G7 में डिस्कस करने वाले हैं ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपनी चीजों को देखते हुए सारी चीजें करते हैं। जिनपिंग से जो डिस्कस किया, ठीक है, वही चीजें जो है यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप डिस्कस करते नजर आएंगे, जैसा मुझे लगता ऐसा है। लग रहा है कि वो ना वहां पर ये जाके बात करेंगे कि अब कौन से देश में चिंगारी दिखाई जाए क्योंकि जिस हिसाब से दिन ब दिन स्थिति बनती जा रही है, नजर तो यही आ रहा है कि वॉर के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो कब, क्या, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, किस होशो हवास में, क्या सिचुएशन को देखते हुए करते हैं, ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, सब समझा नहीं जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप कब, कहाँ, कैसे, क्या कर देते हैं। एक दिन पहले कहते हैं कि डील होने वाली है, सब कुछ बहुत ठीक है, और अगले दिन खबर ये मिलती है कि हमला हो गया है, बमों से हमला कर दिया है, ईरान भी हमले कर रहा है, अमेरिका भी हमले कर रहा है। तो ईरान और अमेरिका की चीजें अब दुनिया को समझ नहीं आ रही हैं कि एक तरफ तो दोनों मुल्क जो है आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, वॉशिंगटन में बड़ी बड़ी बातचीत हो रही है, पेंटागन कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, और दूसरी तरफ एकदम से युद्ध छेड़ दिया जाता है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाते हैं, ना सिर्फ अमेरिका पर बल्कि ईरान तो इजराइल पर भी अभी कुछ ही समय पहले ताबड़तोड़ मिसाइलें जो है बरसा रहा था। लेबनान का मुद्दा यहाँ पर उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईरान का साफ कहना है कि अगर लेबनान पर आपने हमले नहीं रोके, इजराइल को कह रहा है कि लेबनान पर हमले नहीं रोके तो फिर हम आप पर हमला करेंगे, और उसने किया भी। 28 फरवरी के बाद पहली बार, जब से जंग शुरू हुई है 28 फरवरी के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला किया। और अगर देखा जाए ना तो ईरान और इजराइल की स्थिति को अगर हम देखें, उनके एरियाज को देखें, तो ईरान बहुत बड़ा देश है। अगर उसकी लोकेशन को देखें, ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें, तो ईरान बहुत बड़ा देश है। वहीं इजराइल कंपैरेटिवली छोटा देश है, तो उस पर ज्यादा असर होगा। बिल्कुल इशिका, लेकिन भावना यहाँ पर सवाल ये भी, अभी इशिका ने बोला कि मतलब सबको समझ नहीं आ रहा है पूरी दुनिया को आखिर चल क्या रहा है ईरान अमेरिका में। ऑब्वियस सी बात है, कल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो समझौता चाहते हैं, अब सीजफायर लगा हुआ है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप रातों रात मिसाइलें दाग दे रहे हैं ईरान पे, तो कैसे लोगों को चीजें समझ आएंगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आखिर उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना है, या फिर एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, या फिर ईरान पूरा चाहिए। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहीं उनको सब चाहिए। बिल्कुल, इशिका ने बिल्कुल एकदम परफेक्ट लाइन बोली है कि उन्हें सब चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प। वाह इशिका, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ईरान जो है अपनी बात रख रहा है, ईरान सिर्फ अपनी शर्तें रख रहा है, लेकिन ट्रंप जो है वो ओवर एक्साइटेड कह सकते हैं या फिर ओवर बोलना कह सकते हैं। ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं। ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि उन्हें डील चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उन्हें समझौते की बात पर आना है, लेकिन तीसरी तरफ वो हमले भी कर रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला क्या हुआ, लेकिन पहले पुष्टि तो कर लेते कि करा किसने है। आप पहले पुष्टि कर लीजिए और उसके बाद आइए, लेकिन नहीं, आपने अपनी नाक पर बात आते ही, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर माना जाता है, बहुत ही नामी माना जाता है, देश विदेश में उसका नाम है, नामचीन हेलीकॉप्टर। इस वजह से अगर सुपर पावर अमेरिका की नाक पर बात आ गई तो उसने जैसे को तैसा करने को तैयार हो गया और उसने कहा कि भाड़ में जाए। इसी उसने कहा कि भाड़ में जाए डील, हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और जंग छेड़ते हैं। और जिस तरीके से वाली बात हो गई पुतिन वाली की, अगर वो ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, अगर मुद्दे की बात हुई, सॉल्यूशन निकलेगा तो वो मिलेंगे, अदरवाइज वो नहीं मिलेंगे। लेकिन ट्रंप की नीति अलग है, मैं वही बता रही हूँ। पुतिन का क्या है, पुतिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ट्रंप का क्या है, वो खोखली दावे करते हैं और तोड़ मरोड़ को बातें उनको अच्छे से करना आता है। उनके मतलब एक नेचर है उनका वैसा ही।
बिल्कुल भावना, इशिका यहाँ पर एक सवाल ये भी है, आखिर में हम यही सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस हिसाब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हाल ही में ईरान अमेरिका चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वो समझौता चाहते हैं। वो बात अलग है कि वो सिर्फ वर्ड्स या फिर कागजों पर समझौता चाहते हैं, एक्शन में कुछ चीजें अलग ही नजर आ रही हैं। अब क्या हाल ही में ताइवान ने जिस हिसाब से अपने रॉकेट दागे हैं यानी कि चाइना की तरफ, तो जिनपिंग चुप बैठे रहेंगे या फिर अब उन दो देशों की तरह ये देश भी भिड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए चाइना ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो चाइना ने क्लियर कर दिया है कि उसको ताइवान चाहिए, उस हिसाब से कभी भी मतलब ऑब्वियस सी बात है लड़ाई हो सकती है। लेकिन क्या अभी जो दो जंग चल रही है इसी दौरान ये भी चलने वाली है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए चाइना ना बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, वो कभी जंग नहीं करेगा, और स्पेशली तब जब ऑलरेडी दो मोर्चों पर जंग चल रही है। ईरान और खाड़ी से भारी मात्रा में वो तेल खरीदता है, तो ऐसे में तेल की आपूर्ति को लेकर जो है वो चाइना में अभी भी कहीं ना कहीं देख ले तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होगी। चाइना ये दिखाना नहीं चाहता है लेकिन परेशानी होगी। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो वहां पर भी चाइना जो है वो कहीं ना कहीं अपना दोस्ताना याराना निभा रहा है। तो ऐसे में ताइवान जिसको लेकर चाइना हमेशा से इतने बड़े बड़े दावे करता है, ताइवान के साथ वो जंग में सीधे तौर पर नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका जो है वो वहां पर सीधा हस्तक्षेप करेगा। और हो ये भी सकता है कि चाइना इतने हथियार ईरान को दे दे कि अमेरिका इतना उलझ जाए कि उधर चाइना ताइवान को हड़प ले। हालांकि ये थ्योरीज है, थ्योरीज मतलब इन द सेंस कि ये सिर्फ बातें हैं जो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। विशेषज्ञ ये मानते हैं, एक वो कहता है ना कि सोच रहे हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। अजम्पशंस, बिल्कुल ठीक कहा तान्या ने कि अजम्पशंस जो है ये लगाए जा रहे हैं। होना ना होना ये देखने वाली बात है, क्योंकि चाइना बहुत शातिर खिलाड़ी है, वो सीधे तौर पर कभी जंग में नहीं आएगा, ना अभी तक आया और ना कभी आएगा मुझे लगता है, क्योंकि वो शातिर खिलाड़ी हो गया ना, इसका नाम ही शातिर ड्रैगन। तो जैसा कि आपने देखा आज इस खास शो वॉर रूम में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान अमेरिका वॉर को लेकर जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे समझौते को लेकर कि वो ईरान से समझौता चाहते हैं। इवन यहाँ तक कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, उनको भी रोक दिया था कि ये युद्ध यहीं पर रोक दो। और उसके बाद जो उन्होंने एक प्रतिक्रिया या फिर एक एक्शन बोल सकते हैं हम लोग जो लिया है, उन्होंने खुद ईरान पर मिसाइलें दाग दी हैं रातों रात। तो ये देखना होगा कि उनकी मिसाइल दागने के बाद ईरान का क्या कुछ रुख रहता है। क्या ईरान भी अमेरिका पर वॉर करेगा, मिसाइलें दागेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा एक खास शो वॉर रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।